का मीनिंग होता है बच्चों बेसिकली, जैसे कि अगर हम ये कहें कि हमारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो अपने अलग अलग इनके स्ट्रक्चर भी हैं, फंक्शन भी हैं। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होंगे जिनके ऑर्गेनल्स हैं जिनके अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर कुछ ऑर्गेनल्स का फंक्शन आपस में को रिलेटेड है, राइट, कि यानी वो कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेट होकर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम एक कंपार्टमेंट में कंसीडर कर लेते हैं एंड दैट इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हम कहते हैं डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की कि एंडोमेम्ब्रेन इन व्हिच while each of the membrane organelle is distinct in term of structure, यानी हर एक ऑर्गेनल की अपनी मेम्ब्रेन अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है, इंडिविजुअलाइज होती है हर ऑर्गेनल की, लेकिन ये सारे ऑर्गेनल को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कंसीडर करते हैं क्योंकि उनके फंक्शंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड हैं। अब फंक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? फंक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनल्स आपस में रिलेटेड हैं, कि एक ऑर्गेनल का जो आउट प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे ऑर्गेनल का यूटिलाइज कर रहा है, कोई दूसरा ऑर्गेनल उसको यूटिलाइज कर रहा है, तो आपस में इनके फंक्शन कोरिलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यस ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर कर सकते हैं इनको हम। अब कौन कौन से हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम कंसीडर करते हैं, तो सी हियर देखो कौन कौन से इसमें आते हैं। नंबर 1, सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। नंबर 2 आपका गोल्जी बॉडी भी आता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जानते हो कि इसकी खुद की अपनी सेल, अपनी खुद की मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर मिलने वाला एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, राइट। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी सेल ऑर्गेनल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। क्या कर रहा है? दूसरों से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो वो कंडीशन क्या है कि इनके साथ बने, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात समझते हो, आप कहते हो सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? आपने कहा सर दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जनरली। नंबर 1 इज योर, yes, number 1 is your rough ER and number 2 is your smooth ER। ये दो इस तरह के आपके, यस बच्चा? सर आपका स्क्रीन रुक गया है। स्क्रीन रुक गया, आप ठीक आ रहा है? सर स्क्रीन शेयर जो किया वो रुक गया है। नहीं मुझे स्क्रीन शेयर क्या सभी को दिख रहा है? एक मिनट को स्क्रीन शेयर पॉज वेट करो, मैं देखता हूं, वेट नाउ स्टॉप शेयर, दोबारा करता हूं मैं आपको स्क्रीन शेयर, या एक सेकंड, portion of the screen done। Now see it is audible, properly visual है तो यस सर, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि हमारे पास कुछ ऐसी ऑर्गेनल हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट होके फंक्शन कर रहे हैं। कौन कौन से ऑर्गेनल हैं जो इनकी मेम्ब्रेन अपनी इंडिविजुअलाइज होने के बावजूद भी, एक इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल के बावजूद भी आपस में कोऑर्डिनेट होके फंक्शन कर रहे हैं? तो पहला आपको नाम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ईआर का। ईआर जब हम बात करते हैं तो ईआर आप समझते हो कि ईआर दो तरह के होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 कहते हैं सर स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकंड वन इज योर रफ ईआर, रफ ईआर मीनिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ईआर मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि कैसे ये दूसरे रिलेटेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आपको पता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस तरह से न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, दिस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये एक्सटेंड करता है या फोल्डिंग करके बनता है। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया मैंने और ये न्यूक्लियस बन गया, इसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गई, ये वाली, ये बाहर की तरफ इस तरह से इसने एक्सपोल्ड किया, यहां से फोल्ड करेगा और इस तरह से स्ट्रक्चर ये बन गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बन गया? ये ईआर बन गया। तो ये कहां से बन रही है? ईआर आपका एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एक्सफोल्ड करके बाहर की तरफ और इस तरह से क्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है। दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कैसा होता है? ब्रांच होता है। चलो ब्रांच हुआ तो और भी बन गए इस तरह से,
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गए। इस तरह से ये ईआर है। चलो ईआर के ऊपर अगर ये राइबोसोम अटैच नहीं है तो हमने कहा से स्मूथ ईआर है। कैसा है? स्मूथ ईआर है। कब? अगर राइबोसोम अटैच नहीं है। अगर राइबोसोम अटैच कर दिए, मान लीजिए मैंने कहा ये राइबोसोम अटैच करा दिया इसके ऊपर, इस तरह से मान लीजिए राइबोसोम अटैच कर दिया, तो राइबोसोम अगर सरफेस पे अटैच है तो ये बन गया कैसा ईआर? रफ ईआर। तो अब ये बात समझो पहले कि आपका जो ईआर है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रफ एंड स्मूथ को स्टडी करेंगे जॉन। लेकिन पहली बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है आपका ईआर, चलो ठीक है, यानी कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब ईआर ने रफ ईआर बना लेता हूं। रफ ईआर ने क्या बनाया? प्रोटीन फॉर्म किया बच्चों। क्या किया? प्रोटीन फॉर्म किया। तुमने कहा रफ ईआर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसने प्रोटीन को फॉर्म किया, प्रोटीन सिंथेसिस ने की। अब प्रोटीन सिंथेसिस हुआ तो प्रोटीन जो फॉर्म हुई है, ये प्रोटीन ऐसी होती है, रॉ प्रोटीन होती है। कैसी होती है? रॉ प्रोटीन होती है। रॉ प्रोटीन का मतलब होता है बहुत ज्यादा, या कुछ है रॉ प्रोटीन बहुत ज्यादा एक्टिव प्रोटीन्स नहीं है। इनको अगर मान लीजिए कोई एक टर्म आता है, पास ग्लाइकोप्रोटीन वर्ड आया, जो कि एक एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए क्या होगा? उसके अंदर आपकी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रोटीन में ऐड कराना पड़ेगा। जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रोटीन में ऐड होगा तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो ये काम कर पाए। तो अगला सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर, गोल्जी बॉडी। कौन सा ऑर्गेनल? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो गोल्जी बॉडी का काम होता है कि जो प्रोटीन इन्होंने बनाई, रॉ प्रोटीन, उनको पैकेज किया और कार्बोहाइड्रेट से ऐड कराया। ऐड कराने के बाद ग्लाइकोप्रोटीन बना दी। तो ये गोल्जी बॉडी का काम क्या हुआ? पैकेजिंग हो गया। तो अल्टीमेटली ये समझा हमने कि ईआर कोऑर्डिनेट कर रहा है कहीं ना कहीं आपका गोल्जी बॉडी के साथ भी। तो आपके ऐसे ऑर्गेनल जो आपस में जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेट करते हैं, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल आते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल हो गया। क्यों लाइसोसोम को क्यों रखा? क्योंकि लाइसोसोम को इसलिए रखा बिकॉज रीजन हमारे पास इसलिए ये था कि भाई लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम बेसिकली रिस्पांसिबल होता है, आपके पास एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के पास, और ये एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ वाला। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि लाइसोसोम कहीं ना कहीं प्रोटीन जो ईआर ने बनाया रफ ने, वो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट हो गए, मूव कर दो और एंजाइमिक कंटेंट बनाया। तो लाइसोसोम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, लाइसोसोम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है।